वेलकम टू फास्टर माइंड के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10 के लिए साइंस का मॉडल पेपर 7, जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे तरह से देख लीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर बताते चलते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कि आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो साइंस का मॉडल पेपर 7 होने वाला है। साइंस का मॉडल पेपर 7 होने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी जो ऋणात्मक लिया जाता है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक लिया जाता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न है लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा f बराबर r/2, f बराबर r/2 याद रखना है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में किस माध्यम का पूर्णांक अधिक है। निम्न में किस माध्यम का पूर्णांक अधिक है तो हीरा का पूर्णांक जो है अधिक होता है। किस चीज़ का पूर्णांक अधिक होता है तो हीरा का पूर्णांक अधिक होता है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं तो चौथा प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या है। यानी कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होती है तो 25 सेमी होती है। कितनी होती है तो 25 सेमी होती है। पांचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग होने वाला, यहाँ रंग लिखाएगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी कि श्वेत प्रकाश का कौन सा जो रंग है वो प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है तो बैगनी है जो सबसे कम झुकता है प्रिज्म से गुजरने के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बैगनी। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। तो छठा प्रश्न है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है तो अवतल लेंस को। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। सातवें प्रश्न की बात करते हैं। तो सातवां प्रश्न कहता है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है तो किस चीज़ पर निर्भर करता है तो चालक की लंबाई पर, दूसरा है चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, तीसरा है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और चौथा है इनमें से सभी पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है तीनों दिए गए जो हैं सभी पर निर्भर करता है। आठवें प्रश्न की बात करते हैं। तो आठवां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस की बात है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। 9वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है तो इसमें से होता है कि V बराबर क्या होता है IR। तो इसमें जो है इसमें है ही नहीं ऐसा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए हम 10वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहले की बात करते हैं। तो पहला है कि विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, तो ये सही है। दूसरा है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। तीसरा है चुंबकीय बल से रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी सही है। चौथा है कि हरे विद्युत रोधक वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, नहीं ये गलत है। लाल जो तार होता है वो विद्युतमय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी।
चलिए 11वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा जो है संकेत करता है, किस चीज़ को संकेत करता है? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो बायां हाथ जो होता है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। चलिए 12वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो ये जो होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। किस तरह होती है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। 13वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 13वां नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सी है? तो यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है। 14वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 14वां नंबर प्रश्न कहता है, देख सकते हैं यहाँ 14वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। 15वां नंबर सवाल की बात करते हैं। 15वां नंबर सवाल कहता है कि किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 16वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 16वां नंबर प्रश्न कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये जो क्वेश्चन है वो टॉप क्वेश्चन होने वाला है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। हजामत में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 17वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 17वां नंबर प्रश्न कहता है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो होता है किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। 18वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 18वां नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। 19वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 19वां नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसको रखना होगा वक्रता केंद्र पर, तभी तो ये बनेगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के जो है टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखते हैं। 21वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी कि मानव के नेत्र में जो किसी भी चीज़ को देखने का क्षमता होता है तो 1/10 सेकेंड होता है। 22वां नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? तो सीधा एवं हरासित होता है। कैसा होता है? तो सीधा एवं हरासित होता है। 23वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है किसके बराबर होता है? तो v/u के बराबर होता है। याद रखिएगा v/u के बराबर होता है। 24वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 24वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसमें जो है पीतल का उपयोग लेंस बनाने में नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है। पीतल का प्रयोग याद रखिएगा। 25वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 25वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन 2 होते हैं।
26वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 26वां नंबर प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है, यानी कि आँख का कौन सा भाग है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो है रेटिना। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 27वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी होती है और कौन सी होती है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। कितनी होती है, तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 28वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 28वां नंबर प्रश्न कहता है कि काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है। काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है, तो CaO याद रखिएगा, काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। 29वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 29वां नंबर प्रश्न कहता है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। याद रखिएगा कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। 30वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 30वां नंबर प्रश्न कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 याद रखिएगा। 31वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 31वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये जो होता है अम्ल होता है, यानी कि खट्टा चीज़ होता है, अम्ल होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। 32वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 32वां नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना है, तो 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। 33वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 33वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है, तो आयोडीन जो है अधातु है और ये चमकीला होता है। आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 34वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो सोडियम। सोडियम जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है। 35वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 35वां नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। कितनी होती है, तो 6 होती है। 36वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 36वां नंबर प्रश्न है कि ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कीटेन। कीटोन जो है इसका ब्यूटेनॉल का एक कार्बनिक यौगिक होता है। 37वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 37वां नंबर प्रश्न है कि संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। धातु यहाँ होगा, किस धातु का अयस्क है। संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। किस धातु का है, तो एल्युमिनियम का। 38वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 38वां नंबर प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, इसको याद रखिएगा। 39वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 39वां नंबर प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आवर्त यहाँ होना चाहिए, तो 7 है। आवर्तों की संख्या 7 है। वर्ग की संख्या 18 है। वर्ग की संख्या का बात करेगा तो 18 होगा। इसमें आवर्त की बात की है तो 7 होगा। चलिए आज के लिए 40वां नंबर प्रश्न जो अंतिम प्रश्न होने वाला है, इसके बाद हम अगले वीडियो में 40 क्वेश्चन को और कवर करेंगे। तब तक हम 1 से 40 तक के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने 40 से ऊपर का देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें ताकि हम इससे आगे का वीडियो बनाएं। तो चलिए 40वां नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। तो 40वां नंबर प्रश्न कहता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें जो परिवर्तन होता है वो परमाणु साइज बढ़ता है। परमाणु का जो साइज है वो बढ़ता है। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही, और हम
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हमें आगे के वीडियो बनाने के लिए आपका समर्थन होना चाहिए।